नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सब शायद ये जानते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। पिछली कक्षाओं में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है? दूसरे शब्दों में परमाणु की संरचना क्या है? परमाणु की संरचना जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी तक पदार्थ की परमाणुीय परिकल्पना के समर्थन में काफ़ी साक्ष्य एकत्रित हो गए थे। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जोसेफ जे टॉमसन ने गैसों के विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतया समान होते हैं। तथापि परमाणु स्वयं में विद्युत उदासीन होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को निष्प्रभावित करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी अवश्य होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टॉमसन ने सन 1898 में परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्णतया एक समान रूप से वितरित है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंतःस्थापित हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। परंतु परमाणु के विषय में बाद के अध्ययनों में यह पाया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशों का वितरण इस प्रस्तावित मॉडल से बहुत भिन्न है। जे टॉमसन के ही एक भूतपूर्व शोध छात्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना का अन्वेषण करने के लिए सन 1906 में परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। यह प्रयोग कुछ समय पश्चात सन 1911 में हैंस गाइगर तथा अर्नेस्ट मार्सडन ने किया। हैंस गाइगर तथा अर्नेस्ट मार्सडन मात्र 20 वर्षीय छात्र थे तथा अभी तक स्नातक की उपाधि भी ग्रहण नहीं की थी। आइए हम उनके द्वारा किए गए प्रयोग को समझते हैं। इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कणों के एक पुंज को एक पतली स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया गया, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और स्वर्ण पन्नी 2.1 गुणे 10⁻⁷ मीटर मोटी थी। संपूर्ण उपकरण एक निर्वात कक्ष में रखा गया था। स्पष्टता बनाए रखने के उद्देश्य से इस चित्र में निर्वात कक्ष नहीं दिखाया गया है। इस चित्र में आप प्रयोग के व्यवस्थात्मक निरूपण को देख सकते हैं। यह एक रेडियो एक्टिव स्रोत है। इस रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कणों के एक पतले किरण पुंज को शीशे की इन ईंटों के मध्य से गुजारकर संरेखित किया गया। इस किरण पुंज का स्वर्ण पन्नी पर आघात कराया गया। प्रकीर्णित अल्फा कणों का विक्षेप मापने के लिए इस घूर्णन संसूचक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। इसमें एक जिंक सल्फाइड का पर्दा एवं एक सूक्ष्मदर्शी था। प्रकीर्णित अल्फा कण पर्दे से टकराकर चमकीले फ्लैश अथवा प्रस्फुर उत्पन्न करते हैं। ये प्रस्फुर इस घूर्णन करती हुई सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। प्रकीर्णित कणों की संख्या के वितरण को प्रकीर्णन कोण के साथ एक लेखा चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। ये लेखा चित्र किसी दिए समयांतराल में विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित कुल अल्फा कणों के वितरण को दर्शाता है। इस लेखा चित्र में एक्स अक्ष पर प्रकीर्णन कोण डिग्री में तथा वाई अक्ष पर संसूचित किए गए प्रकीर्णित कणों की
संख्या को लिया गया है। चित्र में दिखाए गए ये बिंदु प्रयोग में प्राप्त आंकड़ों को दर्शाते हैं और अनवरत रहने वाले ये वक्र पूर्वानुमान को दर्शाता है। पूर्वानुमान इस कल्पना पर आधारित है कि परमाणु में एक सूक्ष्म, सघन तथा धनावेशित नाभिक है। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें संघटन नहीं होता। आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14% का एक अंश के कोण से अधिक प्रकीर्णन होता है तथा 8000 अल्फा कणों में से लगभग एक कण 90 अंश से अधिक विक्षेपित होता है। अल्फा कण प्रयोग के अवलोकनों पर रदरफोर्ड ने तर्क किया कि अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। इतना अधिक बल तभी प्राप्त हो सकता है जब परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका धन आवेश इसके केंद्र पर दृढ़तापूर्वक संकेंद्रित हो। तब अंदर आता हुआ अल्फा कण धनावेश को भेदे बिना इसके अत्यंत समीप आ सकता है तथा इस प्रकार के समागम के परिणाम स्वरूप अधिक विक्षेप होगा। इस तर्क से नाभिकीय परमाणु की परिकल्पना की पुष्टि होती है। यही कारण है कि रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा इसका अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग ने सुझाया कि नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर हो सकता है। गतिज सिद्धांत के अनुसार परमाणु का आकार लगभग 10⁻10 मीटर माना जाता है। तो परमाणु का आकार नाभिक के आकार की अपेक्षा कितना बड़ा है? लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर दिखाई देगा? नाभिक के आकार की अपेक्षा लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना दूर दिखाई देगा। इस प्रकार परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होने के कारण अधिकतर अल्फा कण पतली धातु की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल जाते हैं। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वहां पर विद्यमान प्रबल विद्युत बल इसे बड़े कोण से प्रकीर्णित कर देता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण अल्फा कणों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते। यह चित्र अल्फा कण का प्रक्षेप पथ दर्शाता है। अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ संघट्ट के संघट्ट प्राचल B पर निर्भर करता है। संघट्ट प्राचल क्या है? संघट्ट प्राचल अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अभिलंबीय दूरी है। अल्फा कणों के पुंज के संघट्ट प्राचल B का वितरण इस प्रकार है कि पुंज विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रायिकताओं से प्रकीर्णित होता है। यह देखा गया है कि नाभिक के समीप अर्थात कम संघट्ट प्राचल वाला अल्फा कण अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रत्यक्ष संघट्ट की स्थिति में संघट्ट प्राचल न्यूनतम है तथा अल्फा कण पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होता है, अर्थात थीटा का मान
पाई अंश के बराबर होगा। ये हमने यहाँ पर ये एक अल्फा कण गया है और वहाँ से फिर ये 180 अंश पीछे की तरफ वापस आ जाता है। तो ऐसे बहुत ही कम कण होते हैं जिनका जो 180 अंश पर पीछे आते हैं। यह तथ्य कि आपतित कणों में से केवल एक छोटा भाग ही टकराकर वापस लौटता है, यह सूचित करता है कि प्रत्यक्ष संघट्ट की स्थिति में आने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम है। इससे ज्ञात होता है कि नाभिक का द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश बहुत छोटे आयतन में संकेंद्रित हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड प्रकीर्णन नाभिक के आकार की उच्च सीमा ज्ञात करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। आइए अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है कि मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? ज्ञात हो कि 14 केल्विन से नीचे ताप पर हाइड्रोजन ठोस हो जाती है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.64 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। प्रकीर्ण होने वाला कण का द्रव्यमान लक्ष्य नाभिक से बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रत्यक्ष संघट्ट में भी अल्फा कण वापस नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है, जिसके केंद्र पर बहुत छोटा, भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए Fe और Fc बराबर होंगे। अगर हम Fe और Fc के मान रख दें तो Fe का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E वर्ग बटे R वर्ग और Fc का जो मान होता है वो mv वर्ग बटे R। या हम इसको अगर हल करें तो यहाँ हम R का मान इस तरीके से लिख सकते हैं, R बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 mv वर्ग। अब हम हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। हमको पता है कि R बराबर होता है E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 mv वर्ग, या हम यहाँ से अगर mv वर्ग का मान निकालें तो mv वर्ग बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। हम लोग mv² का मान यहाँ निकाल चुके हैं। वो मान अगर हम यहाँ mv² की जगह पर रखेंगे तो K बराबर E वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। U बराबर होता है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि U बराबर माइनस E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब हम पुनः जानते हैं कि जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगर हम मान रख दें तो हमें मिलेगा K की जगह पर E वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 R और U की जगह पर माइनस E वर्ग
4 पाई एप्सिलॉन शून्य आर। इसको अगर हम हल करें तो ई का मान हमको मिलता है माइनस ई वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन शून्य आर। अतः हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। यदि कुल ऊर्जा ई धनात्मक होती तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में नहीं घूमता। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। हम जानते हैं कि ठोस, द्रव तथा सघन गैसें सभी तापों पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसमें अनेक तरंग दैर्घ्यों का अविरत वितरण विद्यमान होता है, यद्यपि उनकी तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। यह समझा गया कि यह विकिरण परमाणुओं तथा अणुओं के दोलनों के कारण होता है, जो प्रत्येक परमाणु अथवा अणु का अपने समीप के परमाणुओं या अणुओं के साथ होने वाली आपसी क्रिया से नियंत्रित होता है। इसके विपरीत ज्वाला में गर्म की गई विरलित गैसों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में केवल निश्चित पृथक पृथक तरंग दैर्घ्य होती हैं। इनके स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। ऐसी गैसों में परमाणुओं के मध्य अंतराल अधिक होता है, अतः उत्सर्जित विकिरण परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नहीं बल्कि विशिष्ट परमाणुओं के कारण माना जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यह स्थापित हो गया था कि प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित विकिरण का एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। जब कोई परमाणुवीय गैस अथवा वाष्प निम्न दाब पर प्रायः इससे विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्सर्जित की जाती है तो उत्सर्जित विकिरण से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें कुछ विशिष्ट तरंग दैर्घ्य ही होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इसमें काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं होती हैं। अतः किसी पदार्थ के उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन गैस की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन एक सरलतम ज्ञात तत्व है। चित्र में परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ विशेष समुच्चयों के भीतर रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। इसमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। सन 1885 में जेकब बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इस प्रकार की पहली श्रेणी को देखा। इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, लाल रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य 656.3 नैनोमीटर वाली रेखा को एच अल्फा 486.1 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की नीली हरी अगली रेखा को एच बीटा 434.1 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की बैंगनी रंग की तीसरी रेखा को एच गामा इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटती जाती है, रेखाएं समीप होती प्रतीत होती हैं तथा उनकी तीव्रता कम होती जाती है। बामर ने इन रेखाओं की प्रेक्षित तरंग दैर्घ्यों के लिए एक सरल आनुभविक सूत्र ज्ञात किया। सूत्र था 1/लैम्डा बराबर आर 1/2 वर्ग माइनस 1/n वर्ग, जहाँ पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य है और आर का मान 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर की घात -1। इसको हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं तथा n का मान 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अन्य श्रेणियां भी हैं, जैसे लाइमन श्रेणी,
जिसके लिए 1/लैम्डा बराबर r 1/1 वर्ग माइनस 1/n वर्ग, जहाँ n का मान 2, 3, 4 अनंत तक हो सकता है। फिर पासन श्रेणी के लिए 1/लैम्डा बराबर r 1/3 वर्ग माइनस 1/n वर्ग, जिसके लिए n का मान 4, 5, 6 अनंत तक हो सकता है। फिर ब्रैकेट श्रेणी है 1/लैम्डा बराबर r 1/4 वर्ग माइनस 1/n वर्ग, जहाँ n का मान 5, 6, 7 अनंत तक हो सकता है। फिर है फुंड श्रेणी 1/लैम्डा बराबर r 1/5 वर्ग माइनस 1/n वर्ग, जहाँ n का मान 6, 7, 8 से अनंत तक हो सकता है। उत्सर्जित रेखाओं के स्पेक्ट्रमी क्षेत्र। लाइमन श्रेणी का जो क्षेत्र है वो परामैंगनी क्षेत्र होता है। बामर श्रेणी के लिए दृश्य क्षेत्र है और पासन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। आज हमने जाना कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था तथा यह प्रयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य था। हमने ये भी जाना कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था। हमने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या तथा उनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए सूत्र निकाले और साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलने वाली रेखाओं की तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र और उन रेखाओं के स्पेक्ट्रमी क्षेत्र के बारे में समझा। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूर्णतः सही था या उसमें कुछ कमियां थीं। अगर कुछ कमियां थीं तो वे क्या थीं, उन कमियों को किसने और कैसे दूर किया। आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ हम भी फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।